Hello everyone, welcome you all SQ Digital Classes. Myself Anshul Pratap Singh, Department of Plant Pathology and Faculty of Agriculture, Sri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh. Today I discuss about BSc Honours Agriculture, Semester 1st and Unit 1st Biochemistry and Biotechnology. So what is biotechnology? That is the objective of biotechnology. Define biotechnology first and describe applications of biotechnology. Describe the use of biotechnology in daily life. Explain the process of DNA replication. Define biotechnology. Biotechnology is the main branch of agriculture. इसको जो नाम दिया गया था वो कॉल्स रेकी ने 1919 में सन 1919 में इसका नामकरण किया था, जिसको दो शब्दों से मिलाकर के बनाया गया है बायो टेक्नोलॉजी, यानी बायो मीन्स बायो जो शब्द है वो बायोलॉजी से लिया गया है एंड टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, जिसका हिंदी में अर्थ जैव प्रौद्योगिकी होता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी का जो एप्लीकेशंस है या इसको कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, ये हर एग्रीकल्चर के कई सारे फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी का जो महत्व है या इसकी जो डिमांड है हर एक फील्ड में अलग अलग तरीके से है, अलग अलग तौर पर है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द यूज बायोटेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में जिस तरीके की हम बात करते हैं, जैसे कि नॉर्मल लोग जो मिल्क होता है या मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसके कई सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उन सभी में बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको बेनिफिशियल तरीके से यूज़ करना ही बायोटेक्नोलॉजी में बताया जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को परिवर्तन करके प्लांट्स या एनिमल्स या ह्यूमंस में किस तरीके से यूज किया जाता है या किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये सारी जो तरीके हैं या टेक्निक्स हैं उनके बारे में बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत बताया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने आपसे बताया है, बायोटेक्नोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। लिविंग थिंग्स मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीवित होते हैं उनका कई सारे उत्पादों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? उन प्रोडक्ट को दैनिक जीवन में उनका जितना महत्व है उनको और ज़्यादा उनका और ज़्यादा उपयोग बढ़ाने के लिए, या उनका जो समय होता है जैसे मिल्क का जो प्रिजर्वेशन होता है उसका टाइम पीरियड और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों को हम यूज करते हैं। ये सारी जो टेक्निक्स होती हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में बताई जाती हैं। नेक्स्ट है इट इज़ द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्रोसेस टू मेक प्रोडक्ट्स यूजफुल फॉर मैनकाइंड। दैनिक जीवन में या एनिमल्स में या प्लांट्स में सभी में लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी फंगस, बैक्टीरिया या वायरस और कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव हैं जिनको अप्लाई करते हैं और उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उसको दैनिक जीवन में या ह्यूमंस के लिए नए नए उत्पादों का उत्पाद तैयार किया जाता है। किसके थ्रू? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं आपको बता चुका हूँ कॉल्स रेकी जो थे वो हंगरी के रहने वाले थे। 1919 में सन 1919 में इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी शब्द को जन्म दिया था या बायोटेक्नोलॉजी शब्द बताया था। इसके पहले भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता रहा है, लेकिन बस इसके बारे में इतना पता नहीं था कि ये इसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है या जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये आता है। जैसे कि जैसे कि पिछले कई सालों पहले से देखते आ रहे हैं कि मिल्क जो है वो उससे कई सारे प्रोडक्ट का और कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि योगर्ट हो गया या चीज़ हो या बटर हो। तो उन सारे प्रोडक्टों को बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज लाए जाते थे या सूक्ष्म जीव जो
क्रिया करते थे उसके बारे में जानकारी नहीं थी। कॉल्स रेकी ने इसके बारे में ये बताया कि ये जो क्रिया होती है ये फर्मेंटेशन होता है या किण्वन होता है, किण्वित होने के बाद ही वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उत्पाद होते हैं। तो ये सारी जानकारी जो थी सन 1970 के बाद 1970 के बाद बायोटेक्नोलॉजी का जो नया जन्म हुआ वो 1970 के बाद यह मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज हुई। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को या जैव प्रौद्योगिकी को कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं या इसका जो इम्पोर्टेंस है वो किस किस क्षेत्र में है। तो फर्स्ट है हेल्थ, सेकंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड एनवायरनमेंट। हेल्थ में हेल्थ के अंतर्गत जैसे एंटीबायोटिक्स जो होती हैं किसी भी एनिमल्स में या प्लांट्स में या ह्यूमंस में, एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक दवाइयों का उत्पादन जो किया जाता है उसमें जैव प्रौद्योगिकी का एक अलग क्षेत्र होता है और उसी के थ्रू नई नई दवाइयों का उत्पादन करते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन है या स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये कुछ इस प्रकार की दवाइयाँ हैं जो कि इंडस्ट्रियल में भी यूज की जाती हैं, इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल में इनका उत्पादन किया जाता है। सेकेंड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको यूज करके हम उनका कई सारे जो उनका यूज करके या डीएनए को परिवर्तित करके डीएनए रेप्लिकेशन द्वारा या कई सारी जो फंगस की वैरायटियां हैं उनको बेनिफिशियल यूज उनका बेनिफिशियल यूज किस तरीके से लेना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो वैरायटियां होती हैं उनका क्रॉस कराया जाता है तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, क्या जीन का जो परिवर्तन होता है वो किस तरीके से होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में ही बताई जाती हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल लेवल पे जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं कहीं कहीं उनकी डिमांड बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में भी होती है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया या मिल्क से बने हुए और अन्य प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। इसके बाद है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में एग्रीकल्चर का जो एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल निकलता है उसको पर्यावरण में किस तरीके से मेंटेन करना, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल का यूज हम किस तरीके से करें जो कि हमारे फार्म के लिए या खेत के लिए बेनिफिशियल हो। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, बैक्टीरिया या और कई सारे सूक्ष्म जीव जो हैं उसमें प्रतिक्रिया करवा करके उसको फर्मेंटेशन करवा करके या डिकम्पोज करवा करके उसको फील्ड में फिर से अप्लाई करते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और उस क्षेत्र में या उस जगह पर जो कि जहां हमारा फार्म होता है वहां की सॉइल की फर्टिलिटी एंड वहां का इन्वायरमेंट, तीनों चीज़ें सही होती हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी ये एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस, एंड सेकंड रेड बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल एप्लीकेशंस, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी एक्वेटिक एप्लीकेशंस एंड वाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस, इसका मतलब ये है जो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी होती है इसके अंतर्गत हम ये जानते हैं जो कि एग्रीकल्चर में जो प्लांट्स या एनिमल्स जो जिनका अध्ययन हम करते हैं फसल के उगाने से लेकर के फसल के हार्वेस्टिंग तक या उसकी कटाई, स्टोरेज मटेरियल तक जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो प्रोसेस होती हैं उनके बारे में हम जानते हैं। किसके अंतर्गत? बायोटेक्नोलॉजी में हम उनका अध्ययन करते हैं कि वो किस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं और किस तरीके से जो क्रॉप होती है उसमें उनका क्या रोल होता है, वो किस तरीके से उसको हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों तरीके से परिवर्तित करते हैं। जैसे कि पता चलता है कोई फंगस जो है वो किसी क्रॉप के लिए मेजर डिजीज़ पैदा करता है और कोई फंगस जो है वो उसके लिए बेनिफिशियल होता है, जिसके आने से जो उसके प्रतिरोधी कीट या जो दूसरे फंगस होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। सेकंड है रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी का यूज मेडिकल्स लाइन या मेडिकल्स एप्लीकेशन में करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मेडिकल्स एप्लीकेशंस में जो प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती हैं एनिमल्स के लिए हों या ह्यूमंस के लिए हों, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। इसके बाद है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी या एक्वेटिक एप्लीकेशंस, इसमें समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है वाइट बायोटेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इसका सीधा सा श्रेय वाइट बायोटेक्नोलॉजी से है या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस से है। जैसे कि
जो मिल्क के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उनको फर्मेंटेशन करके या किण्वित करके उनके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनका प्रिजर्वेशन का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड किस तरीके से बढ़ाते हैं, और ऐसे सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करना जो कि उस दौरान पे और ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य कर सकें या उनकी समय सीमा और ज़्यादा अच्छी हो। तो इस तरीके का जो अध्ययन है वो हम वाइड बायोटेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस या वाइड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इज द कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स यूज टू इम्प्रूव प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएनए। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सॉल्यूशंस टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जैसा कि मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ, एग्रीकल्चर की जो या कृषि के जो फार्म होते हैं उसकी जो फील्ड होती है उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उसकी उत्पादन क्षमता वो बढ़ाने के लिए इनहेंस ब्रीडर एबिलिटी टू मेक इम्प्रूवमेंट्स इन क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। तो अपनी फसल जो हमारी फसल है उसमें उन्नतशील जो किस्में होती हैं वो, एंड लाइव स्टॉक का मतलब जो भी पशु हमने अपने फार्म में रखे हुए हैं या उसको हम पाल रहे हैं, तो उनकी जो अलग अलग जो ब्रीड्स होती हैं उनके बारे में जानना, या उनका जो वो किस तरह की ब्रीड्स हैं, डुअल पर्पज है या मल्टीपर्पज है, या एग प्रोडक्शन के लिए जैसे कि पोल्ट्री का हम अध्ययन करते हैं तो वो मीट प्रोडक्शन के लिए उनका यूज हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर देखी जाती हैं या बताई जाती हैं। इनेबल्स इम्प्रूवमेंट दैट आर नॉट पॉसिबल विथ ट्रेडिशनल क्रॉसिंग ऑफ रिलेटेड स्पीसीज अलोन। नेक्स्ट Green biotechnological techniques in agriculture. Vitamin A deficiency is a serious problem and can cause blindness at a young age in left understand। जैसे कि विटामिन ए से या भिन्न भिन्न प्रकार के जो विटामिन हैं उनके हर एक का अलग अलग रोल होता है, वो उनकी डिफिशियंसी से अलग अलग रोग भी होते हैं। तो उनकी जो कमी जैसे कि बताया गया है, गोल्डन राइस वाइज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रूव बीटा कैरोटीन। जैसे बताया गया, गोल्डन राइस वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन, अ प्रिक्यूर्सर ऑफ विटामिन ए दैट द बॉडी कन्वर्ट्स टू विटामिन ए। अ डाइट इंक्लूडिंग गोल्डन राइस कैन दस हेल्प टू रेज विटामिन ए लेवल्स। गोल्डन राइस जो है इसमें जेनेटिकली या डीएनए मॉडिफाइड करके इसको इस तरीके से इसकी जो वैरायटी है इस तरीके से डेवलप की गई कि इसमें विटामिन ए की जो मात्रा होती है वो परसेंटेज बढ़ाई गई, जिससे कि जिसको कि डाइट में लेने से विटामिन ए की जो डिफिशियंसी होती है किसी भी मनुष्य में, तो वो पूर्ति उसके थ्रू हो जाती है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का जो है वो रोल क्या है, देखिए, डीएनए ऑफ प्लांट इज मॉडिफाइड टू एनहांस प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट अगेंस्ट डिजीज। इसका मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट डिजीज। प्रोटेक्शन जो पौधों में जो रोग आते हैं या जो डिजीज आती हैं, जैसे कि फंगस के थ्रू काफ़ी सारी डिजीज आती हैं, या बैक्टीरियल हों या वायरल डिजीज हों या अन्य किसी पैरासाइट से जो आ रही हैं, तो उनमें प्लांट्स के अंदर ऐसे मतलब प्लांट्स के अंदर डीएनए चेंज करके या डीएनए मॉडिफिकेशन के थ्रू उन पे जो रोग के प्रति जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो प्लांट में जनरेट की जाती है, जिससे कि जो क्रॉप होती है या जो फसल होती है उसमें उस डिजीज़ का जो अटैक या जो सीवियरिटी होती है वो नहीं आ पाती है। उसके नहीं आने के कारण उसका जो प्रोडक्शन होता है वो फार्मर को काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसलिए डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में किया जाता है कि ऐसी वैरायटियाँ उत्पन्न हो जो कि डिजीज रेजिस्टेंस पावर जो होती है वो रखें, जिससे कि फार्मर्स को प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा मिले। नेक्स्ट है इंक्रीज द क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द प्लांट्स। इसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं उसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो बढ़ाई जाती है, और उसकी जो क्वालिटी होती है यानी उसकी जो प्रोडक्शन पावर होती है वो भी उसमें भी बढ़ोतरी की जाती है, ताकि पर प्लांट जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मिल सके। नेक्स्ट है इंक्रीज द यील्ड ऑफ द प्लांट। जिस तरीके से अगर पर प्लांट अगर यील्ड ज़्यादा होगी तो टोटल सीधी सी बात है कि पूरे क्षेत्र में या जो फार्म है उसमें जो प्रोडक्शन होगा हमारी क्रॉप का वो अधिक ही होगा। नेक्स्ट है
डीएनए डाईऑक्सी राइबोनुक्लिक न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए का फुल फॉर्म है। डाईऑक्सी राइबोनुक्लिक न्यूक्लिक एसिड इज द मॉलिक्यूल दैट कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मैनी वायरसेस। Each base pair is attached to a sugar and a phosphate molecule together. Base, sugar and phosphate are called nucleotides. Nucleotides from two strands, double helix. नेक्स्ट है हाउ जीन्स आर ट्रांसफर्ड। जो डीएनए की जो टेक्नोलॉजी होती है वो जीन जो ट्रांसफ़र होते हैं वो डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। जैसे कि अ जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड कंट्रोल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो जीन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं किसी के भी एनिमल्स हों या प्लांट्स हों या ह्यूमंस हों, उन सभी में जो जीन होते हैं उनमें जो लक्षण होते हैं वो एक F1 से F2 में जो ट्रांसफ़र होते हैं वो जीन के थ्रू ही जाते हैं। तो डोनर से लेकर के रेसिपिएंट के बीच में जो कड़ी होती है वो जीन के थ्रू ही जोड़ी जाती है। थैंक यू।